अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी सूर्यवंशम, सेटमेक्स पर आज भी चलती है। कोरे कोरे सपने मेरे गाने के अंदर पति बड़ी मेहनत से मजदूरी करके बस चला के पत्नी को कलेक्टर बनाता है। फिर पत्नी बाद में पति को सपोर्ट करती है, दोनों कोठी बंगले वाले हो जाते हैं, दुख दर्द दूर, हैप्पीली एवर आफ्टर। देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया ना। टर्न टू 2023, हीरा ठाकुर के बाद आलोक का वीडियो वायरल होता है, जो मीडिया के सामने रोते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को बड़ी मेहनत करके स्वीपर की नौकरी करके पढ़ाया लिखाया, उनको एसडीएम बनाया और अब उनकी पत्नी अपने सीनियर के साथ अफेयर चला रही है। सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। और सिर्फ यही नहीं, आलोक ने बताया कि ज्योति ने उन पर दहेज और मारपीट का आरोप लगाया है, जिससे वो परेशान है, प्रताड़ित है। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, आजकल ये समाज में एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर दूसरे घर में उत्पीड़न, मारपीट, दहेज प्रथा के मामले सामने आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कई सारे केसेस फर्जी हैं, आरोप झूठे हैं। कानून का इस्तेमाल करके गैर कानूनन तरीके से आदमियों को फंसाया जा रहा है, उनसे वसूली हो रही है, समाज में उनका नाम खराब हो रहा है, नौकरियां जा रही है, और कुछ केसेस में जिंदगी इतनी बदतर बना दी जाती है कि मौत ज्यादा आसान लगती है। मेरे खिलाफ झूठा दहेज फरोशी का केस डाला। हमारा कहना यह है कि दहेज के मुद्दे 99% फर्जी है। Provision of 498A has been grossly abused and misused. My career, my job, even everything I've lost it. वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ मर्द का दर्द। इस सीरीज में हम कुछ ऐसे कानून के बारे में बात कर रहे हैं जिनका मिसयूज करके आदमियों को फंसाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने फेक रेप केसेस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख लो, क्योंकि ये पहला पार्ट है, इसको देखोगे कुछ समझोगे, फिर बाद में ये वाली वीडियो देखना, दोनों कनेक्टेड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मैरिटल लॉस के बारे में, जिनका इस्तेमाल शादीशुदा आदमियों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। हम बात करेंगे कि कैसे मारपीट, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रथा जैसे गंभीर आरोपों का इस्तेमाल करके पत्नियां अपने ही पति को फंसा रही हैं। देखो, एग्जाम देने से पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। इससे पहले हम मैरिटल लॉस के बारे में समझें, आपको मैरिज समझना बहुत जरूरी है कि ये शादी होती क्या है। मोटा मोटा ये एक आदमी और औरत के बीच में एक बंधन है जिसे कई सारे नाम से जानते हैं। शादी, निकाह, ब्याह, विवाह, गलती। बेसिकली इट्स अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब कि एक मर्द और एक औरत के बीच में एक रिश्ता जिसको समाज में मान्यता दी जाने लगती है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से अलग अलग तौर तरीकों में शादी करते हैं। कहीं मंडप में मंगलसूत्र, कहीं कबूल है, कहीं आई डू। बट बाय डेफिनेशन मैरिज इज अ लीगल यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन एंड हिज हस्बैंड एंड वाइफ, usually entailing legal obligation from one person to the other. Now focus on the last part, legal obligation. क्योंकि जुम्मा प्यार तक तो ठीक है, बट जैसे ही आदमी औरत पति पत्नी बनते हैं वैसे ही कानून भी थर्ड व्हीलिंग करने लगता है। मतलब शादी के बाद कपल पर इंडिया के कुछ मैरिज रिलेटेड लॉज अप्लाई होने लगते हैं। मतलब आपकी धर्म जात कोई भी हो, बट अगर आपने इंडिया के अंदर शादी की है तो इंडिया के मैरिज रिलेटेड लॉज आप पे अप्लाई होंगे। CRPC 125, सेक्शन 498A, डाउरी एक्ट वगैरह वगैरह। और ये एक बार लग गए तो पत्नी का तो कुछ नहीं, पति के लिटरली लग जाते हैं। क्योंकि आरोप नहीं है, ये पाप है। ये आरोप सजा से ज्यादा खतरनाक है, टोटली वन साइडेड है। क्योंकि अगर पति चाहे तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर पत्नी चाहे तो वो पति, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके दोस्त यार, सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो एक कपल है, प्रतीक और सोनम। दोनों की शादी होती है, धूमधाम से होती है, और शादी के 1-2 साल तक सब कुछ अच्छी तरीके से चलता है। दोनों खुशी खुशी रहते हैं, अच्छी तरीके से बात होती है, सब सही चल रहा होता है। बट अचानक एक रात को उन दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। सोनम पुलिस स्टेशन जाती है और प्रतीक और उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ कंप्लेंट लिखवाती है अंडर डाउरी एक्ट 1961, सेक्शन 498A, सेक्शन 376, CRPC सेक्शन 125। और बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना कोई सबूत के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के पुलिस प्रतीक के घर में जाती है और दिन दहाड़े सबके सामने प्रतीक को और उसके घर वालों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। काफी टाइम तक प्रतीक और उसके घर वाले थाने में बंद रहते हैं। इसी दौरान मोहल्ले में उनकी थू-थू होती है, समाज से उनका निकाला कर दिया जाता है, प्रतीक को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, लोग उनको गलत गलत नाम से बुलाते हैं, उनके घर के बच्चों को चिढ़ाते हैं, समाज में कोई इज्जत नहीं बचती और कुछ नहीं मिलता। उन सबका जीवन बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है। वो एक वकील को हायर करते हैं जो उनसे कहता है कि भैया आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप जाके सोनम से बात करो और उसकी शर्तें मानो। और सोनम शर्त में कहती है कि अगर आप चाहते हो कि ये सारे केसेस हम वापस लें तो 50 लाख हमारे पास दो। 50 लाख इस फैमिली के पास नहीं होते, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। वो कैसे भी करके पैसे उधार पे मांगते हैं, ब्याज पे लेते हैं, घर बेचते हैं, और वो पैसा निकाल के वो सोनम के हाथ में थमा देते हैं। बट समाज में इतनी थू-थू और इतनी परेशानी के बाद प्रतीक डिप्रेशन में चला जाता है और एक दिन अपनी जान ले लेता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये क्या स्टोरी है,
ऐसा थोड़ी होता है कि भाई किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया, ऐसे ही करके पैसे मांग लिए, पैसे देना पड़ गया और आपने कुछ उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी और अल्टीमेटली जाके आपने सुसाइड कर लिया। ये कोई बात होती है? कोई मर्द आत्महत्या करता है भला? अरे ये लोग लड़ते, अपनी आवाज उठाते, कानून पर न्याय की गुहार लगाते, है कि नहीं? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि सोनम ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप नहीं, इन लोगों के लिए सजा थी। उसने एफआईआर नहीं, इनका डेथ वारंट पे साइन किया था। समझाता हूं क्यों। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब किसी आदमी की जिंदगी की वाट लगानी हो तो सिर्फ एक लॉ नहीं है, पूरा पैकेज आता है। कानून का कॉम्बो ऑफर। पहला, दहेज लेने का आरोप, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। एक्टिविस्ट की मानो तो इसका एक पूरा टेम्पलेट है। ऐसे लिखा जाता है कि जब शादी हुई तो पहले कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सास दहेज को लेकर ताने मारने लगी कि कम लेके आई है, अपने घर से ज्यादा लेके आती, फिर उसको ताने और ज्यादा मारने लगे, फिर थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा और फिर एक दिन हुई मारपीट। और अब लगता है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। 498A ऑफ आईपीसी, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। पति ने मारपीट की, सास ससुर, भाई बहन, जेठ जेठानी, जिसका नाम चाहे उसका डाल दो। इसके साथ लगाया जाता है सेक्शन 376, अटेम्प्ट टू रेप। ससुर की बड़ी गंदी नजर थी, अपने कमरे में आने को बोलते थे, गंदी नजर से देखते थे और एक दिन दुष्कर्म किया। और इसके साथ गार्निशिंग होती है सेक्शन 377, अननेचुरल सेक्स। इसका भी आरोप लगता है। एक बार इन आरोपों के अंडर एफआईआर लिख ली जाती है, फिर पुलिस बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, बिना कोई वारंट के जाके पूरी फैमिली को अरेस्ट कर सकती है और फिर आप कोई भी तुर्रम खा बने रहो, बेल नहीं मिलेगी। क्योंकि इन सारे आरोपों का नेचर ऑफ क्राइम सीरियस है। उसके लिए आपको 3 टर्म समझने की जरूरत है: कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। कॉग्निजेबल यानी कि पुलिस बिना कोई इन्वेस्टिगेशन और बिना कोई वारंट के जाके आदमी को अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल यानी कि अरेस्ट होने के बाद जब तक आप थाने में बंद हो तो आपको बेल सिर्फ कोर्ट से मिल सकती है, तब तक सड़ते रहो। और नॉन कंपाउंडेबल मतलब एक बार अगर केस हो गया तो 2 पार्टी के बीच में कोई सलाह मशवरा नहीं हो सकता, मतलब बाहर कोई समझौता नहीं हो सकता, सीधा कोर्ट में ट्रायल होगा। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमने बड़ी मेहनत की है, काफी रिस्क लिया है। अगर आप एक लाइक कर दोगे तो इसे हम आपकी तारीफ समझेंगे। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लड़का पक्ष को अरेस्ट करवाने के लिए कोई सबूत या ठोस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। लड़की चाहे तो कितने भी लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज करा सकती है। पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, नंद, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार का सालों पहले मर चुका शख्स, यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे पर भी 498A लगाया गया है। 7 adults by her stepmother in a complaint written to the police. And if that sounds unfair, there is more. ये लॉज जेंडर न्यूट्रल भी नहीं है, जेंडर बायस्ड है। और इसमें 498A तो क्लासिक उत्पीड़न का आरोप है। शादी फेरों के बगैर और दहेज में एफआईआर 498A के बगैर अधूरी रह जाती है। इसकी डेफिनेशन सुनो: हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। Whoever being the husband or relative the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment। मतलब शादी के बाद प्रताड़ित होने वाली, पिटने वाली पत्नी ही है और मारपीट करने वाले पति और पति के घर वाले ही है। आपने विक्टिम और अक्यूज्ड को पहले ही डिसाइड कर लिया है, बाद में लॉज बनाए। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप एक आदमी हो जो पत्नी से मारपीट का शिकार है, अगर आपकी पत्नी आपको प्रताड़ित करती है, मारपीट करती है, तो ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, ना सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी में और ना पूरे लीगल सिस्टम में आपको एक लाइन मिलेगी जिसमें आप अपने लिए केस दर्ज करवा सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। यूपी में एक केस हुआ था जहां पर एक औरत ने अपने पति को चेन से बांध कर रखा था, 3 दिनों से खाना पानी तक नहीं दिया था, मारपीट करती थी। जब लोगों को उसकी चीखें सुनाई दी तब जाके उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। तो ये केस इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि पुलिस ने औरत के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन औरत ने अपने पति और देवर के खिलाफ जरूर केस फाइल कर दिया। और पुलिस ने कुछ एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम में कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं है जहां पत्नी पति से डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है। 498A में फीमेल सिर्फ विक्टिम हो सकती है। आप ये सवाल पूछेंगे कि सार्थक, अगर इनमें से एक ही लॉ इतना खतरनाक है तो सारे के सारे एक साथ क्यों लगाए जाते हैं? यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको 2014 का अर्नेश कुमार का केस समझना होगा। अर्नेश कुमार पर उनकी पत्नी ने 498A के तहत केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें बिना कोई वारंट के उठाकर जेल में डाल दिया गया था। कोर्ट में अपील की, बेल नहीं मिली। हाई कोर्ट में अपील की, बेल नहीं मिली। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498A केसेस के अंदर पुलिस सिर्फ एक्यूजेशन के बेसिस पे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन पे एक पुख्ता सबूत होने चाहिए, तब जाके आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। और इसे कहा जाता है अर्नेश कुमार गाइडलाइंस, जिसे फॉलो किया जाना चाहिए। और अर्नेश कुमार गाइडलाइंस की वजह से जो लड़का पक्ष है उसे थोड़ी होप मिली थी, लेकिन फिर एक कन्या आई, उसने बोला 1 प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशंस। मतलब अगर 498A में सीधा अरेस्ट नहीं होगा तो साथ में डाउरी, अटेम्प्ट टू रेप, रेप, अननेचुरल सेक्स, ये सारे केस भी कंबाइन करके लगा दिए जाते हैं। और एक बार ये सारे केस एक साथ लग जाते हैं तो लड़का पक्ष के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल कई सारी लड़कियां इन सारे लॉज का मिसयूज करती हैं लड़कों को फंसाने के लिए। और इससे पहले मैं मिसोजिनिस्ट और सेक्सिस्ट बोल दिया जाऊं, ये MP हाई कोर्ट ने बोला है कि आजकल लड़कियां ये पैकेज ऑफ 5 केसेस का इस्तेमाल करती हैं अपने आदमी और ससुराल वालों को फंसाने के लिए। तो वो कुछ और बता रही होती है और लिखा कुछ और हुआ होता है।
FIR। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सारे केस झूठे हैं, दहेज को लेकर मारपीट नहीं होती। इनफैक्ट जब 1983 में 498A लाया गया था, तब दहेज को लेकर मारपीट और हत्या काफी आम बात हो गई थी, और इसको लाने के पीछे मंशा भी काफी साफ थी। बट फिर तराजू तो कानून के हाथ में ही होता है ना, बराबर रखने के चक्कर में एक साइड में इतना वजन डाल दिया कि फिर इम्बैलेंस हो गया। Well, I believe 498A on principle was the need of the hour at the time when it was introduced. I still believe that we need to have a provision like that to ensure that women are not subjected to cruelty on account of dowry. But at the same time, I have to admit that there have been a number of cases which have been reported as abuse of this provision. हमारे देश में आज भी दहेज प्रथा बड़ी आम बात है। दहेज को लेकर लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, बट अगेन नॉट ऑल वुमेन। ऐसे केसेस की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, जहां लड़कियां कानून का गलत फायदा उठा रही हैं लड़का पक्ष को फंसाने के लिए। हर शहर के, हर मोहल्ले के, हर दूसरे घर में अब एक ऐसा केस आ रहा है। So small issues, petty issues between the wife husband and the relationship getting sour, they all get converted into a 498A, a dowry complaint and a domestic violence case eventually. ये मसले इतने बढ़ चुके हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का इस्तेमाल करके ससुराल वालों को फंसाना आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। एक केस बताता हूं जहां एक लड़की ने अपनी सिस्टर इन लॉ, अपनी ननद पे घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। अब मजे की बात यह है कि जिस पर आरोप लगाया वो सालों से इंडिया में रह ही नहीं रही थी, वो तो ऑस्ट्रेलिया में NRI थी, बट केस लगा दिया गया। बुलंदशहर के एक केस में एक लड़की ने अपने ससुराल वालों पर ये दहेज और रेप का केस लगाया, लेकिन जिस ससुर पर रेप का केस लगाया तो उन्हें मरे हुए 20 साल हो चुके। ऐसे ही कई सारे मामले मैं आपको गिना सकता हूं जहां ऐसे मनगढ़ंत केसेस के साथ ससुराल वालों को फंसाया जाता है। इनफैक्ट हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये फेक केसेस लगा के ससुराल वालों को फंसाना एक्सट्रीम क्रूएलिटी होती है। एक और केस सुनो। गुजरात के महसाना में एक औरत अपने पति को बार बार घरेलू हिंसा के मामले में अरेस्ट करवा देती थी। लगभग 7 बार ऐसा किया। अरेस्ट करवा के बेल, अरेस्ट करवा के बेल, अरेस्ट करवाए, फिर खुद ही बेल करवा देती थी। क्यों? क्योंकि वो उसे पैसे नहीं दे रहा था। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो लीगल टेररिज्म है, तो आप अकेले नहीं हो। कलकत्ता हाईकोर्ट को भी ऐसा ही लगता है। इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि महिलाएं अपने ससुराल वालों पर अटेम्प्ट टू रेप जैसे आरोप लगाती हैं ताकि उन पर प्रेशर बनाया जा सके। क्यों प्रेशर बनाना है ये थोड़ी देर में बताता हूं। एक और केस सुनो। एक महिला ने अपने पापा के साथ मिलकर अपने पति पर, अपने ससुर पर गैंग रेप का केस लगाया। बाद में अरेस्ट हुए, मोहल्ले में बदनामी हुई, समाज से निकाला कर दिया गया। पूरा केस 8 सालों तक चला। बाद में 30 हजारी कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ भी इमेजिनरी प्रेजेंट किया है, ये फेक केस है, और बाद में पुलिस को लड़की के खिलाफ FIR दर्ज करने को बोला। ये केस सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मैं ये सोचता हूं कि भाई जो 8 साल केस चला होगा, तो उस बीच लड़का और उसकी फैमिली वाले कैसे जिए होंगे, समाज में उन्होंने क्या क्या फेस नहीं किया होगा। जब एक आम इंसान के घर में पुलिस आती है और दिन दहाड़े उनको अरेस्ट करके ले जाती है, तो समाज में बहुत बदनामी होती है। अब भले ही आप बाद में निर्दोष साबित हो जाओ, लेकिन जो सालों कमाई हुई इज्जत चली जाती है ना किसी परिवार की, वो वापस लौट के नहीं आती। इंटरनेट इन दिनों भरा पड़ा है झूठे दहेज के केस के एग्जाम्पल से। लड़की को तो अरेस्ट किया ही जाता है, साथ में उसके माँ बाप, पूरी फैमिली को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो मेंटल और सोशल हैरेसमेंट होता है, ये लड़के सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान ले ली। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शादीशुदा मर्दों का सुसाइड रेट शादीशुदा औरतों से 2 गुने से भी ज्यादा है, और ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मर्द का दर्द कोई सुने तब ना। और आजकल तो मैरिटल रेप का भी मुद्दा उठा हुआ है। मतलब कि अगर पत्नी चाहे तो अपने पति पर रेप केस का आरोप लगा सकती है, बस उसे बोलना है कि कॉन्सेंट नहीं था। और कॉन्सेंट कितना मिसयूज टर्म है ये हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके बिल्कुल देख लो। अच्छा, आपने अभी तक सोचा कि आखिर ये होता क्यों है? एक आदमी के साथ उसकी पूरी फैमिली को फंसाना, घर वालों की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देना, इसके पीछे वजह क्या है? एंटर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, एलिमनी। अब हालांकि ये जो घरेलू हिंसा के केसेस होते हैं ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, बट ज्यादातर केसेस में एक एलिमनी द्वारा सेटलमेंट होता है। एलिमनी मतलब होता है एक परमानेंट मेंटेनेंस अमाउंट, जो डाइवोर्स के बाद एक पति को अपनी पत्नी को देना होता है। और ऐसे केसेस में एलिमनी ही एक्सटॉर्शन होता है। केस वापस लेने के लिए कई सारे रुपए एलिमनी के तौर पे मांगे जाते हैं। 50 लाख, 65 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक एलिमनी के तौर पे मांगे जाते हैं, वरना केस वापस नहीं लेंगे, सड़ते रहो जेल में। और आप फिर सोच के देखो, इंसान के पास ऑप्शन ही क्या बचता है? अगर 498A के अंडर आप जेल में बंद हो, समाज में आपकी बदनामी हो चुकी है, नौकरी जा चुकी है, परिवार वाले आपके जेल में बंद हैं, आपके बाप पर अटेम्प्ट टू रेप का और भाई पर रेप का आरोप लगाओ, तो इंसान कुछ भी करता है। वो उधार लेता है, मार्केट से पैसे उठाता है, लोन लेता है, घर बेचता है, गहने बेचता है, बट पैसे जुगाड़ के लाता है और ये केस सेटल करवाता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अब अगर आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉज आने चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जितना हो सकता है उतने लोगों तक आप ये बात पहुंचाइए, क्योंकि हमें सबसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर सही में छोरियां छोरों से कम नहीं है,
तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, रेप के केसेस में वो भी आरोपी हो सकती हैं, ऐसा हम क्यों नहीं मानते? अगर दहेज लेना गलत है तो झूठे केसेस डालकर एलिमनी डिमांड करना ये कहां से सही है? अडल्ट्री अगर आदमी करे तो वो गलत है, लेकिन अगर औरत करे तो वो उतना गलत क्यों नहीं है? शेयर करो और पूछो कि जब लड़का गलत होता है हम स्वयं सूली पे चढ़ा देते हैं, लेकिन जब लड़की झूठा आरोप फाइल करती है, जब लड़की गलत होती है तो उसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं होता? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके हमको बताना, और हम आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वॉइस फॉर मेन इंडिया का और अरनाज हाथीराम और दीपिका नारायण भारद्वाज जैसे कुछ एक्टिविस्ट का, जो इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने के लिए सालों से बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।